नमस्कार और हमारी बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आमतौर पे लोग बात नहीं करते हैं और ना ही इसके लिए प्लान करते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जब आपके पास अपने इनकम के लिए कोई डेफिनेट सोर्सेज नहीं होंगे तो आपके डेली एक्सपेंसेस किस तरीके से पूरे होंगे, आपको इनके बारे में भी कभी ध्यान से बैठकर सोचना चाहिए। आइए बात करते हैं ओल्ड एज प्लानिंग के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। ज़्यादातर भारतीयों का ये मानना है कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे और उनके आने वाले पेंशन से उनका काम चल जाएगा। लेकिन आज के ही दिन में जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है और हेल्थ केयर सेक्टर के कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ अगर देखा जाए तो आपके पास अपने ओल्ड एज के लिए अपना खुद का एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, ताकि आप ओल्ड एज में किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। भारत में किए गए कई तरह के रिपोर्ट्स और सर्वेस से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मेजॉरिटी के पास अपने ओल्ड एज के प्लानिंग के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स का ऑप्शन या प्लानिंग नहीं है। ये एक बहुत ही डराने वाला नंबर है, क्योंकि इतने सारे लोगों के पास अपने ओल्ड एज के लिए कोई बैकअप नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको किन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर के कॉस्ट के बारे में। हेल्थ केयर के कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि आगे आने वाले समय में हेल्थ ट्रीटमेंट लेना काफ़ी महंगा हो जाएगा। इन्फ्लेशन के कारण से जो अमाउंट आपको एज ए पेंशन प्राप्त होगी वो आज के दिन सुनने में एक ठीक ठाक अमाउंट लग सकती है, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन और टाइम फैक्टर को काउंट इन करेंगे तो वो अमाउंट की परचेजिंग पावर जब आपको ज़रूरत होगी तो वो काफ़ी कम हो चुकी होगी। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, लोगों के हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट और मेडिसिन मार्केट में आ गई हैं। इन सभी चीज़ों के कारण से ह्यूमंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या वे कितने साल तक जीवित रहेंगे उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि एज के बाद आप काम करना बंद कर देंगे और यदि आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे तो आपके पास एक उतना ही बड़ा कॉर्पस भी होना चाहिए, ताकि जब तक आप जीवित रहें तो एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ और इंडिपेंडेंट लाइफ आप बिता सकें। इसीलिए एक वेल प्लान्ड ओल्ड एज कॉर्पस बिल्डिंग के लिए प्लानिंग आपको तनाव मुक्त बनाती है और इसीलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी भी है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है कि हमें अपने ओल्ड एज के लिए प्लानिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास एट द एज ऑफ 60 कितना कॉर्पस होना चाहिए कि हम आगे आने वाले अपने पूरे जीवन तक उसे इस्तेमाल कर पाए। आमतौर पर लोगों को ये पता नहीं होता है। जहाँ तक एक कॉर्पस बिल्डिंग की बात है और उससे एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स को काउंटिंग किया जाता है, जैसे कि आपकी आज की इनकम क्या है, आज आपकी एज क्या है, आप कितने एज तक जीवित रहेंगे, और भी कई सारे चीज़ें उसमें काउंटिंग की जाती है। लेकिन एक थंब रूल के अनुसार आपका आज का जो एनुअल इनकम है उसके 25 से 30 गुने का आपके पास कॉर्पस होना चाहिए। इन्फ्लेशन से एडजस्टेड अमाउंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको ज़रूर काउंटिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी एज 35 साल है और आपके एनुअल एक्सपेंस करीबन 15 लाख के आसपास होते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि आप 80 साल की एज तक जिएंगे, तो 60 साल की एज में जब आपके पास अपना कॉर्पस बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा तो उस समय तक आपके पास लगभग 7 करोड़ रुपए होने चाहिए, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए आगे आने वाले 20 साल आराम से जी सकें। इसमें से कुछ फैक्टर जो कि आपके कॉर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें फैक्टर इन करना चाहिए, वो है आपकी आज की एज, यानी कि आपके पास कितने साल बाकी है अपने कॉर्पस बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी एनुअल इनकम, इन्फ्लेशन की रेट, आमतौर पे यह 5 से 7% के बीच में हो सकता है। उसके अलावा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपने कॉर्पस के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए उसे कैलकुलेट करने के लिए आप ऑनलाइन कॉर्पस कैलकुलेटर या रिटायरमेंट फंड कैलकुलेटर जैसे टूल्स की भी सहायता ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कि भारत में रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बिल्डिंग के क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें से जो पहला नाम
हर एक के दिमाग में आता है वो है ईपीएफ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये उन लोगों के लिए मैंडेटरी होता है जिनके पास एक नौकरी है। आपकी इनकम का 12% ईपीएफ में इन्वेस्ट किया जाता है और आपके द्वारा जितना कंट्रीब्यूट किया गया है सेम उतना ही अमाउंट आपके एम्प्लॉयर के द्वारा भी आपके ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है। आज के समय में ईपीएफ में करीबन 8.25% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है। ईपीएफ में आप किन्हीं खास कारणों से आंशिक रूप से भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने पैसे बाहर नहीं निकालें और उसे पूरे टाइम तक इन्वेस्ट रहना दें तो आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस बिल्ड करने के लिए म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आप डेट फंड का सहारा ले सकते हैं जो कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इनकम प्रोवाइड कराता है, या आप इक्विटी फंड्स का भी रुझान कर सकते हैं जो कि मार्केट से लिंक्ड होते हैं और खास करके लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन में बहुत मददगार साबित होते हैं। और सबसे अच्छी बात, म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप एक बिजनेसमैन है। एसआईपी में आप मिनिमम 500 रुपये मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके नीड्स और फ्यूचर प्लानिंग के अनुसार ये अमाउंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। म्यूचुअल फंड का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी चाहिए ताकि कंपाउंडिंग और टाइम आपके फेवर में काम करें। और आखिरी में आइए बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ भी एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है। आज के समय में करीबन 7.1% का इंटरेस्ट रेट पीपीएफ में दिया जाता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आपने जो पैसे निवेश किए हैं वो आप 15 साल के पहले बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट करके आप अपने इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन के अंतर्गत अपने टैक्सेबल इनकम को भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति, खास करके वो जिनके पास एक प्रॉपर जॉब नहीं है, उनके लिए पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ केस स्टडीज के बारे में, जिससे कि आपको तरह तरह के चीजों के बारे में एक नया इंसाइट प्राप्त हो सके। एक 30 वर्षीय स्कूल टीचर ने म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने ओल्ड एज के कॉर्पस बिल्डिंग के लिए 15,000 प्रति माह इन्वेस्ट किया। 60 साल के एज में जब उन्होंने काम करना बंद किया तो उनके पास 12% के रेट ऑफ रिटर्न के अनुसार 3.5 करोड़ के आसपास जमा हो गए, जिससे कि उन्होंने अपने लाइफ को एक ठीक ठाक तरीके से एंजॉय किया। आइए दूसरे केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। एक 25 वर्षीय यंग आईटी एम्प्लॉय ने अपने ओल्ड एज के प्लानिंग के महत्ता को समझा और उसी समय से 15,000 प्रति माह सेव करना शुरू किया। 60 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते जब फाइनली उसने काम करना बंद किया तो 12% के रेट ऑफ रिटर्न के अनुसार उसके पास करीबन 10 करोड़ रुपए कॉर्पस के तौर पे जमा हो गए। यह अमाउंट उसके लिए असफिशिएंट था और उसने अपने आगे आने वाले पूरे जीवन भर एक इंडिपेंडेंट और जो भी ओल्ड एज में उसके करने की चाहत थी वो सभी उसने पूरा किया। केस 2 में हमने ये देखा कि सिर्फ 5 साल पहले स्टार्ट करने से, सिर्फ 5 साल से आपके पास जो कॉर्पस जमा हुआ वो करीबन 3 गुने तक ज्यादा हो गया। इसीलिए इस बात पे सभी एक्सपर्ट्स और जानकारों के द्वारा जोर दिया जाता है कि आपको जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं तीसरे केस स्टडी के बारे में। एक 40 साल के बिजनेसमैन ने, हालांकि जिनका बिजनेस बहुत बड़ा भी नहीं था, उन्होंने अपने ओल्ड एज के लिए कोई प्लानिंग नहीं की क्योंकि उनका ये दृढ़ विश्वास था कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे और उनके सारे नीड्स का केयर और उन्हें फुलफिल करेंगे। हालांकि किसी कारणवश बच्चों की जॉब देश के बाहर हो गई और धीरे धीरे करके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो पहले वाली बॉन्ड नहीं रही। फलस्वरूप अपने ओल्ड एज में आकर भी उन्हें बच्चों से जो आर्थिक सहायता की उम्मीद थी वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई और क्योंकि उन्होंने अपने खुद के लिए भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग या कॉर्पस बिल्डिंग का काम नहीं किया था तो फिर अपने ओल्ड एज में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने जो एसेट्स भी बाई या जमा किए थे, फाइनली उन एसेट्स को भी उन्हें सेल करना पड़ा ताकि उनकी डे टू डे के जो एक्सपेंस है
वो भी मीट हो सके। इसलिए आपको इस बिजनेसमैन से सलाह या सीख लेनी चाहिए कि हालांकि आपके बच्चों को आपका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में किसके माइंड में किस तरह की मेंटालिटी होगी, हो सकता है कि वो चाहते हुए भी आपको सपोर्ट ना कर पाए। इसीलिए आपको अपने लिए खुद से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आखिरी में बात करते हैं कि आपको अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस बिल्डिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि आपको अपने कॉर्पस बिल्डिंग का काम खुद से करना है, कोई इसमें आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा होगा। यदि शुरुआत में आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं भी हो तो आप 1000 के म्यूचुअल फंड में SIP से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी इंक्रीज करते चले। म्यूचुअल फंड का सहारा लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और मार्केट से लिंक्ड होने के कारण ये आपको मैक्सिमम कॉर्पस बिल्डिंग में सहायक हो सकता है। इतना रिटर्न्स आपको और किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में शायद ही प्राप्त हो। कॉर्पस बिल्डिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने ओल्ड एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। तो जैसा हमने आज के एपिसोड में देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ कहीं भी किसी भी ऑप्शन में सेविंग्स करना नहीं है, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए है, ताकि आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड हो सके और फाइनली जब आप अपने काम करने से रिटायर हो तो आप अपने आगे आने वाली जिंदगी को एक अच्छे तरीके से, जैसा आपने प्लान किया था, सोचा था, उसके अनुसार जी सके, वो भी बिना किसी पे डिपेंडेंट होए हुए। अगले एपिसोड में एजुकेशनल सीरीज का फाइनल एपिसोड रहेगा, जिसमें कि हम इस बारे में बात करेंगे कि आपने जो नॉलेज प्राप्त की है वो तो अच्छी है, लेकिन अब आप उसमें से एक्शनेबल स्टेप्स क्या बाहर निकालें और आज के ही दिन से आप अपने हर तरह के फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।